ओके। तो आज जिस चीज़ को हमने समझना है, आज का लेक्चर काफ़ी शॉर्ट होगा। आई थिंक इन 1 आवर वी विल फिनिश इट। आज हमने समझना है कि हम प्रेडिक्टेड मॉडल्स या टोकनाइजर्स जो कि हगिंग फेस आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको कैसे फिर दोबारा शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कल हमने एक मॉडल को फाइन ट्यून किया था, तो अगर फाइन ट्यून के बाद में हम उसको अपने पास स्टोर करना चाहते हो या क्लाउड पे सेव करना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल। तो आज हम उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला काम तो हमारे पास हगिंग फेस का अकाउंट होना है। इसके लिए आप सिंपली हगिंग फेस लिखें और यहाँ पे आपने अकाउंट बना लें। ठीक है, आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, आई थिंक हो सकता है। अगर नाम अपना पासवर्ड वगैरह दे के भी लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको श्योर होगा कि आप न्यू मॉडल बना सकते हैं, न्यू डाटा सेट, न्यू स्पेस, न्यू कलेक्शन, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। हम अगर सेटिंग्स में है यहाँ पर, तो सेटिंग्स में हम अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकते हैं, या फिर एक्सेस टोकन्स को जनरेट करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैंने एक एक्सेस टोकन जनरेट करवाना है। लेट मी पुट द फास्ट पासवर्ड फर्स्ट। आपकी स्क्रीन शेयर। हाँ, मैं ना वो पासवर्ड निकालना मैं फिर करता हूँ और डिस्प्ले हो रही हो। यस सर। तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट टोकन टाइप्स होती हैं। आप राइट का टोकन ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट न्यू टोकन, टोकन टाइप आप बता सकते हो, रीड, राइट या फिर फाइन ग्रेड। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा जो है वो परमिशंस वगैरह मिल जाती है। ठीक है, हम टोकन जनरेट करेंगे। हम एक दफ़ा यहाँ पे चलते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें। मैं कुछ लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ कि फ्रॉम फेस हब पोर्ट लॉगिन। तो यहाँ से मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकता। लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ से रीड वाला जो कोड है वो चाहिए होगा। सो लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं
फेस रीड टोकन। तो ये आपको एक ही दफ़ा डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो जब आपको डिस्प्ले हो जाए तो आपने कॉपी कर लेना और कॉपी करके कहीं पे स्टोर कर लेना। अब जब आप इस कोड को रन करेंगे, it is saying not login cannot only be used। ओके, अगर मैंने इसको रन करना है तो मुझे उसके लिए ये वाला मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम उसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। मेरे पास चूंकि एनाकोंडा है और मैंने अपने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने की, तो मैंने अपना एक इन्वायरमेंट जो है वो पहले से बना रखा है। तो ऐसी कमांड है कॉन्ड एक्टिवेट फेस। तो ये आप यहाँ डिस्प्ले हो रहा है फेस। सिंपली यहाँ पे इसको पिप इंस्टॉल करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगी। नाउ लेट्स रन इट। तो ये रन हो गया, ठीक है। लेट मी रिस्टार्ट द सेशन अगेन। मैंने जो है वो एक दो दफा पहले भी इस तरह लॉगिन करके वहां पे अपना टोकन डाला हुआ है। अगर अभी शो नहीं होता तो होगा क्या कि जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक इनपुट आ जाएगा, एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि भाई अपना टोकन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करें। तो ये जो टोकन हमने कॉपी किया है, आपने सिंपली वो टोकन उठा के वहाँ पे इंसर्ट कर देना है, डेट्स। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ कि होगा कैसे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैंने लॉगिन हुआ था, ये मुझसे पूछ रहा कि अपना टोकन बताएं। तो मैंने यहाँ पे टोकन अपना पेश किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। सो नाउ इट सेज कि इनवैलिड यूजर टोकन। मेरा जो टोकन है वो इनवैलिड। वो लेट्स सी कि क्या इश्यू है। अगर मैं एक न्यू टोकन जनरेट करूँ फाइन ग्रेड के साथ, इसको मैं कुछ परमिशंस दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने इसको कुछ परमिशन दे दी, एक नाम दे दिया। एंड नाउ लेट्स जनरेट इट। इसको मैं कॉपी करता हूँ। नॉट वर्क। ठीक है।
ये टोकन देने के बाद ये मेरे सिस्टम में स्टोर हो गया। अब मैं जब भी कोई मॉडल डाउनलोड करूंगा जिसके लिए मुझे टोकन पास करने की ज़रूरत है, तो मुझे टोकन पास नहीं करना पड़ेगा, वो सिस्टम से ही फेच करके क्लाउड पे पास कर देगा। क्योंकि आपने जो हम सेकंड सेकंड नहीं, थर्ड या फोर्थ लेक्चर था उसमें देखा होगा कि हम जब मॉडल को डाउनलोड कर रहे थे तो हम डाउनलोड करने के साथ साथ अपना टोकन भी पास कर रहे थे, वो बार बार हमें पास करना पड़ रहा था। तो आपको बार बार वो सेम काम का नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये मॉडल है, हम पाइपलाइन फंक्शन का काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल मास का मॉडल है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। अभी चूंकि मैंने पहले से मॉडल डाउनलोड नहीं करके रखे हुए, तो ये मॉडल जो है वो कुछ टाइम लेंगे डाउनलोड होने में। ना डिपेंड्स कि आपका जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है वो कितना सही है। अभी देखें कि यहाँ पे 445 MB का मॉडल है और 41 MB समथिंग जो है अभी डाउनलोड हुआ। लेकिन अगर आपने ये काम फास्ट करना है तो क्लाउड के ऊपर ये काम फास्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं यहाँ पे ले आऊँ, गूगल की लैब पे, हम सेम कोड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और अच्छा, उसके मैंने रॉन्ग दे दिया। तो यहाँ पर भी सेम को हम कोड इंसर्ट करके देखते हैं क्या बनता है। कह रहा है कि आपका यूजर टोकन जो है वो इनवैलिड है। थिंक सो कि ये हमें सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नॉट वर्क। तो यहाँ पे किसी हद तक फास्ट काम हो गया। लेकिन अगर मैं कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सी के कितना टाइम लेता है। ओके, हमारा काम यहीं पे होगा, मेरे लैपटॉप पर ही। और अब यही है कि मेरे पास जो इंटरनेट है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये 1 मिनट में या 2 मिनट में इतने साइज की चीज़ डाउनलोड होगी है। आपके पास जो होगा उस हिसाब से चीज़ डाउनलोड होगी। तो अगर मैं इसको, ये चूंकि फिल मास का मॉडल है, हमने इसको एक इनपुट दी किसी और लैंग्वेज में, ठीक है, और हमने एक मास्क लगा दिया यहाँ पर, मास्किंग कर दी, और उसने हमें जो आउटपुट दी है वो ये है। ये की आउटपुट मिली है, की आउटपुट मिली है, और क्या, अब ये कोई और लैंग्वेज है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो अभी जो हमने मॉडल को डाउनलोड कर लिया था वो पाइपलाइन फंक्शन के जरिए से किया था। हमने पहले देखा था कि पाइपलाइन फंक्शन के जरिए से जब आप कोई मॉडल को डाउनलोड करते हो, तो आपको टोकनाइजर और मॉडल और इसके जो पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो एक साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन हम टोकनाइजर और जो मॉडल है उसको अलग अलग से भी अपने सिस्टम में ला सकते हैं। अब मैं वो सेम काम करूंगा जो पहले हुआ, बट अब ये होगा कि टोकनाइजर जो है वो अलग अलग सिस्टम में डाउनलोड होगा और मॉडल अलग अलग से। तो ये चीज़ें डाउनलोड हो गई है। ये क्यों डाउनलोड हो गई है, इसकी वजह ये है कि पहले से टोकनाइजर और मॉडल जो है वो डाउनलोड होकर सिस्टम में अवेलेबल थे। उसने वहाँ से उनको रीड कर लिया कि ये चीज़ें पहले से ही मौजूद है। कल भी एक के स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि हम ऑटो टोकनाइजर और ऑटो मॉडल का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटो टोकनाइजर और ऑटो मॉडल फॉर मास लैंग्वेज है। और मैं इन दोनों को सेम चीज़ पास कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जो चेक पॉइंट पास कर रहा हूँ वो कैम्बर्ड बेस है, और यहाँ पर भी जो चेक पॉइंट पास करूँ कैम्बर्ड बेस। ऑटो टोकनाइजर के अंदर आप कोई सा भी चेक पॉइंट पास करके कोई सा भी मॉडल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो।
पर कैम्बेड टोकेनाइजर के अंदर आप सिर्फ कैम्बेड बेस ही पास कर सकते हो, कि और पास नहीं कर सकते, क्योंकि इस मॉडल के लिए या इस आर्किटेक्चर के लिए स्पेसिफिक क्लास। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लिया अपनी चीज़ों का, जो कि हमने पहले देखी थी, कि ऑटो टोकेनाइजर क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, और किसी भी मॉडल की स्पेसिफिक क्लास क्या होती है। तो ये सेम ऑपरेशन है। लेट्स अगेन नोटबुक लॉगिन कर लेते हैं। अब आई डोंट नो, ये बार बार इनवैलिड क्यों कहता है। डाल दो कि हम यहीं से कॉपी कर रहे हैं। ये कनेक्ट कर गया। अच्छा, कल हमने एक मॉडल को जो है वो फाइन ट्यून किया था, लेकिन फाइन ट्यून करने के बाद हमने उस मॉडल को कहीं पे रखा नहीं था, या ना अपने सिस्टम में स्टोर किया था, और ना ही क्लाउड पर स्टोर किया था। बट अगर आप इसको क्लाउड पर स्टोर करना चाहते हो, कल जब हमने ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स को अपने सिस्टम में इंपोर्ट किया था, तो उसमें आप ये पैरामीटर पास कर सकते हो, पुश टू हब इक्वल टू ट्रू। अब पुश टू हब इक्वल टू ट्रू से क्या होगा कि ये आपके सिस्टम में चला जाएगा। अभी आपके सिस्टम में कैसे जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने अगेन ऑटो टोकनाइजर है और ऑटो मॉडल। अब मॉडल को दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये जो पुश टू हब किसी डमी मॉडल नाम की कोई वहाँ पे जो है कोई रेपोजिटरी होगी, वहाँ पे जाएगा। मेरे पास उनकी पहले से बनी हुई है, तो लेट्स से डमी मॉडल टू। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मेरे पास डमी मॉडल के नाम से ये यहाँ पे कुछ बना होगा। जैसे डमी मॉडल टू भी बना हुआ है पहले से। डमी मॉडल भी है, डमी मॉडल टू भी है। सो लेट्स सेट टू डमी मॉडल थ्री। अब जब आप इसको रन करेंगे, तो ये आपका जो मॉडल है जो आपने सिस्टम में रखा है, उसको सेंड कर देगा। नो इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे काफी फास्ट हो रहा है। आई होप सो कि ये 1 या 2 मिनट्स के अंदर कर लेगा। तो ये सिर्फ आपका जो मॉडल है वो जा रहा है सिस्टम में। अगर आपने अपना टोकनाइजर भी बेचना है, आपको सेम चीज कॉल करनी पड़ेगी कि टोकनाइजर डॉट पुश टू हब। तो वो भी आपके सिस्टम में चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, तो अ, मेरे ख्याल में अब कुछ 2 मिनट बाकी रह गए। अब मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि हमें ना एक दफ़ा हो जाए कि ये चीज़ काम करती है। अदरवाइज मैं इसको स्टॉप करके आगे निकल जाता। तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें यकीन हो जाए कि जो लाइन ऑफ कोड है ये बेसिकली काम करता है, और कुछ ना कुछ सिस्टम में आपके पुश हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप उसको पुश कर देते हैं, तो आप कभी भी वहाँ से अपने सिस्टम में ऐसी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोकनाइजर को मैं पुश नहीं करूँगा, क्योंकि फिर हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा।
और सिर्फ हाफ मिनट का ही रह गया। लेट्स सी कि हाफ मिनट में हो जाए। तो ये हो गया। अब इसने आपको एड्रेस भी दे दिया कि हगिंग फेस में जाएं, अहमद तलहा, ये मेरे जो मेरा अकाउंट उसका नाम है। डमी मॉडल 3 में यहाँ पे जाके आप भी देख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको नहीं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको डमी मॉडल 3 जो है ये आ गया। अपडेटेड लेस देन अ मिनट अगो, फिल्म मास्क। तो ये मॉडल जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इसकी फाइल्स एंड वर्जन्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वो मॉडल के वो चेक या वेट्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड होते हैं। और ये फिर कन्फिग्रेशन की फाइल है। हमने ये भी देखा था कि आप कन्फिग्रेशन की फाइल जो है वो कैसे सिस्टम में ला सकते हैं। कम्युनिटी है, यहाँ पे मेरे ख्याल में आप कुछ सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। और उसके आगे यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग्स में कितने एमबी का मॉडल आपने स्टोर किया, आपने कोई नया नाम देना हो, इसको जो नाम है वो ना रखना हो, मतलब वो सेटिंग में रीनेम करना, डिलीट करना वगैरह शामिल है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास एक मॉडल है, मॉडल कार्ड आप उसको समझ लें। और यहाँ पे हमने एक मॉडल रख लिया। अच्छा, हमारे पास अलहदा से जो है वो रेपोजिटरी भी होती है, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी शुरू में। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ यू बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन सिंपली स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग बिलोंग करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हैकिंग फेस के ऊपर एक्सेस दिया, तो उसका कोई नाम भी होता है ना। तो हम डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के का जो अकाउंट है वहाँ पे चीज़ों को लोड कर सकते हैं, या पुश कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। तो अभी हम ये कुछ क्लासेस हैं, उनको इंपोर्ट करेंगे हगिंग फेस ऐप से। लॉग इन, लॉग आउट, OMI, क्रिएट रेपो, क्रिएट डिलीट रेपोजिटरी, अपडेट रेपोजिटरी और लिस्ट मॉडल्स वगैरह। सी साथ साथ क्या होता है कि हम जो मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपग्रेड हो चुका होता है, और इसके अंदर कुछ एरर्स बाकी रह अपडेट होने से क्या होता है कि आप जो डेवलपर होता है उसने कुछ क्लासेस डिलीट कर दी होती हैं। जब आप उसे करते हो, इंपोर्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास एरर आ जाता है। तो डेट वाज डेट। तो भी ऐसा करते हैं कि एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। अ, उसको हम कह देते हैं टेम्पररी रेप। तो एक रेपोजिटरी क्रिएट होगी है। वेल, लेट्स सी कि ये कहाँ पर है। तो ये है टेम्पररी रेपोजिटरी। ये आपको जो शुरू में आ रही है, टेम्पररी रेप। अब अगर आपने इस टेम्पररी रेपो पे कोई चीज़ रखनी हो, हम कैसे रखेंगे? पहले तो हम फाइल का पाथ देंगे कि आप क्या रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं जो कि मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में रखे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहे होंगे। कोर्स एस्टिमेट ऑर्गेनाइजर, डिजिटल बर्ड, ड्रग रिव्यू से कोई डेटा सेट है।
मॉडल्स, माई बर्ट मॉडल, माई बर्ट टोकनाइजर, माई डमी मॉडल, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने डाटा सेट में रखी हुई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे माई बर्ट मॉडल config डॉट जेसन पाथ देना है उस फाइल का जो कि मैं अपनी रेपो पे पुश करना चाहता हूँ। तो आप देखें तो माई बर्ट मॉडल में ये config डॉट जेसन नाम की फाइल है। अच्छा सर, और मैंने आपको होस्ट की है, आप मुझे पोस्ट कर दें। मैंने आपको होस्ट की है, आप मुझे पोस्ट कर दें अच्छा ताकि। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये सेशन मैं एंड करूंगा तो क्या खुद ब खुद ही डाटा चला जाएगा क्लाउड पे या मुझे भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको भेजना नहीं खुद चला जाएगा? तो मैंने आपको पोस्ट कर दिया। तो ये जो config डॉट जेसन की फाइल है, तो मैंने इस पाथ के ऊपर रेपोजिटरी के अंदर अपने डाटा को स्टोर करना है। और आगे जो है मैं अपने मॉडल का नाम बताऊंगा या रेपोजिटरी का नाम बताऊंगा जहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने भी रेपोजिटरी का नाम चेंज किया। तो ये टेम्परेरी रेपो है तो हम इसको टेम्परेरी रेपो करें। उससे पहले हम जाके देखते हैं कि क्या इस टेम्परेरी रेपो में कुछ पड़ा हुआ है फाइल्स एंड वर्जन्स में। अभी ये खाली है, यहाँ पे सिर्फ एक फाइल है git एट्रीब्यूट्स के नाम से। तो ये पुश हो गया। हम इसको अब अ, तो ये config डॉट जेसन की फाइल जो है यहाँ पुश हो गई है, ठीक। एक फाइल हमने पुश कर ली। तो अभी तक जो मैं को वो बता रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ से इसका कोड देखते हैं, क्योंकि मैंने कोड जो है वो ऐसे पास का नहीं हुआ। अच्छा, आगे ये बता रहे हैं कि आप वेब इंटरफेस का इस्तेमाल करके भी चीज़ों को रख सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम वेब इंटरफेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे, आपने क्या करना है, आपने कोई न्यू मॉडल रखना है, न्यू डाटा सेट, न्यू स्पेस या न्यू कलेक्शन। स्पेस होती है यहाँ पे आप कोड रन कर सकते हैं। तो मैंने लेट्स से न्यू मॉडल रखना है, तो मैं इसको नाम दूंगा। तो मैं नाम दे लेता हूँ मॉडल। लाइसेंस आप कोई से भी चूज कर लें, सब फ्री होते हैं। आप पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट? अब मैं इसको पब्लिक रखना चाहता हूँ तो लेट्स क्रिएट इट। अब यहाँ पे टेम्परेरी मॉडल के नाम से एक पूरा रेपोजिटरी क्रिएट हो गया। अब ये आपको बता रहा है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। और इनिशियली यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें, एक रीडमी फाइल है और एक एट्रीब्यूट्स की फाइल है। सो सेम चीज़ ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जो है वो दिखाई है। ओके। अब आप देखेंगे मैंने एक क्लास यहाँ पे बनाई थी रेपोजिटरी में, ये वाली टेम्परेरी रेपो। नाउ लेट्स से कि मैं इसके अंदर जो भी डाटा है, अभी तो कुछ नहीं है, बट लेट्स से कि इसमें कुछ डाटा मौजूद है, कुछ फाइलें मौजूद हैं। अभी इसमें दो फाइलें मौजूद हैं, तो लेट्स से इसमें कुछ फाइलें मौजूद हैं। अच्छा सर, मैंने आपको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स के। इसमें दो फाइलें मौजूद हैं कि मैं फाइलों जो है वो अपने सिस्टम में लाना चाहता हूँ, या ये पूरे रेपोजिटरी उठा के जो अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो सो लेट्स से वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले रेपोजिटरी नाम की क्लास को इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे आप अपने मॉडल का नाम देना है।
तो मैंने कि आप किस नाम से उस चीज को अपने सिस्टम में शो करना चाहते हो, तो मैं से कहता हूँ टेम्पररी रेपो डेस्कटॉप। ठीक है। और मैं कहाँ से लाना चाहता हूँ, यहाँ से। ठीक है? ये कुछ टाइम लेगा, और क्या करेगा कि एक डायरेक्टरी बनाएगा, एक फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें होंगी रेपोजिटरी को वो रख देगा। लेट्स से कि ये हमारे पास आया भी है या नहीं। तो ये है टेम्पररी रेपो डेस्कटॉप। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो फाइलें आ गई, एक डॉट गिट है। ये जब भी आप कुछ चीज़ क्लोन करते हो गिटहब से, हगिंग फेस से, तो ये वाला फोल्डर आ जाता है। ये एक हिडन फोल्डर है। इन लोग के पास config डॉट जेसन आ गया, और गिट एट्रीब्यूट्स आ गए। अब आपने क्या किया कि आपने रेपो सेट कर ली। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप बाद में कुछ और डाटा सेट इसमें डालते हो, कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये थी टेम्परेरी रेपो। लेट्स से इसमें मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। उसको फाइल का नाम देता हूँ python.py। उसमें मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको हम कमिट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि एक न्यू फाइल बनी, और वो जो न्यू फाइल है वो यहाँ पर भी आ गई python.py। लेकिन क्या ये फाइल यहाँ पर है? नहीं। ओके, मैंने जब पहले अपनी रेपोजिटरी को अपने सिस्टम में पुल किया, या उसको डाउनलोड किया, क्लोन किया, तो तब ये फाइल नहीं थी। ठीक है। अब जब मैंने फाइल रेपोजिटरी को क्लोन करने के बाद रेपो के अंदर बनाई है, तो ये मेरे डेस्कटॉप पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैं इसको कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ? मुझे सिंपली कमांड कॉल करनी है, रेपो डॉट गिट पुल। तो ये फाइल आ गई। ठीक है, python.py। तो आपने कोई और काम किया अपने रेपोजिटरी पे, आपने उसको वहाँ पे स्टोर कर लिया, लेकिन अभी आपको डेस्कटॉप पे नहीं आया, तो आपने सिंपली कमांड कॉल करनी है रेपो डॉट गिट पुल। तो सब कुछ जो भी डाटा होगा वो आपके सिस्टम पे आ जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि मॉडल को आप कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कल हमने एक मॉडल बनाया था, फाइन ट्यून किया था, बट हमने उसको सेव नहीं किया था। तो आप सिंपली कॉल करेंगे मॉडल डॉट सेव प्री ट्रेन माई डमी मॉडल। हम देख लेते हैं कि मॉडल में पड़ा क्या हुआ है अभी। अभी मॉडल में एक कैम्बट मॉडल है। उसका नाम देता हूँ माई डमी मॉडल 4। तो इसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे हम कमांड को कॉल करेंगे, आप यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये आ गया माई डमी मॉडल 4 में। टोकन्स आ गए, कन्फिग्रेशन की फाइल आ गई, आपके वेट्स आ गए हैं, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है किसी भी मॉडल को अपने काम में लाने के लिए, उसको रन करने के लिए, तो वहाँ पे से यहाँ पे आपको सिस्टम में आ गई। अब इससे क्या होगा कि आपने अगर कोई मॉडल जो आपने अपने सिस्टम में रख लिया है, और कल को आप सेम मॉडल जो है वो कॉल करने की कोशिश करते हैं क्लाउड से या हगिंग फेस से, तो पहले ये चेक करेगा कि क्या आपके उस सिस्टम में पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो वो वहीं से उठा के लोड कर देगा। हम्म। अभी हम क्या इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं,
बट यहाँ पे भी चूंकि कुछ है ही नहीं, तो कुछ स्टोर नहीं होगा। अगर मैं अपने इस मॉडल को उठाकर, कि मैं मॉडल को नहीं करता, सिर्फ टोकनाइजर को स्टोर करता हूँ, तो ये मॉडल जो काफ़ी लार्ज है, सब बाद में मेरे लिए इश्यू होगा। तो ये अब माई डमी मॉडल 4 करके मैंने टोकनाइजर चाहिए भी रख लिया। ये 2 MB का टोकनाइजर है। तो अब जो है मैं इसको सेंड करता हूँ, पुश करता हूँ क्लाउड पे। हम देखते हैं कि क्या मेरे को एरर आता है या ये सक्सेसफुली पुश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको आना चाहिए टोकनाइजर को, तो मैं इसको लोड करूँगा, तो ये लोड होकर टोकनाइजर यहाँ पे आ गया। तभी हमने देखा कि हम कैसे एक रेपो बना सकते हैं और रेपो को अपने डेस्कटॉप पे लेके जा सकते हैं मतलब कि अपने जो सिस्टम में, जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर है। और अगर आपने अपनी रेपोजिटरी के अंदर कोई नया काम ऐड कर दिया है और आप उसे भी लेके जाना चाहते हैं, तो आप कैसे लेके जा सकते हैं। और इन केस कि आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आप उस काम को अपनी रेपोजिटरी में पुश करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक इसको किसी का कुछ सवाल जैसे जो कि अभी तक हमने किया। अच्छा, यहाँ पे सर का सवाल था कि वो कह रहे थे हगिंग फेस के बेनिफिट्स क्या। सर जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होती है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स, एक होते हैं क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स मॉडल वो होती हैं जिनकी एपीआई आपको मिलती है, जैसे जीपीटी है, या जिमेनाई वगैरह है, या हाँ जीपीटी के जितने भी वर्जन है, सवाई जीपीटी 2 के, वो सब क्लोज सोर्स है। तो हर मॉडल के वेट्स होते हैं और एक आर्किटेक्चर होता है। ओपन सोर्स मॉडल्स वो होती हैं जिनके वेट्स और आर्किटेक्चर वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। क्लोज सोर्स मॉडल्स ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। जब जिस मॉडल की चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, जैसे क्लोज सोर्स, आप उन पर इन्फेरेंस तो कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी पे जाके। लेकिन हम उस पर अपना कोई काम नहीं कर सकते। मिसाल को मुझे मॉडल को फाइन ट्यून करना है किसी पर्पज के लिए, तो हम वो वाला काम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल बचते हैं। वर्किंग फेस एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे मॉडल्स पे जाएं, और मॉडल्स पे आपको ये इतने सारे। अब सिर्फ अगर मैंने सिर्फ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन परफॉर्म करनी है, तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ये सब मॉडल है। और ये भी अगर मैं 2 पे जाऊंगा तो और मॉडल भी आ जाएंगे, 4 पे जाऊंगा तो और मॉडल आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मॉडल आपके अवेलेबल हैं? ऑडियो टू टेक्स्ट है, इमेज टू टेक्स्ट है, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग है, डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसरिंग है, वीडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिनको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके उनको रन कर सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि जब आप कहते हो कि हमने ओपन सोर्स मॉडल पे काम करना है, तो आपके पास सिस्टम भी उतना ही बेहतर होना चाहिए। अगर आपके पास उतना बेहतर सिस्टम नहीं है, तो इश्यूज पैदा होते हैं। अगर आप हमारी कल की क्लास को देखेंगे, जो कल की रिकॉर्डिंग है, फेसबुक पे है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उस पर देखेंगे हमने जो फाइन ट्यूनिंग की थी, वो लैपटॉप पे नहीं की थी, बल्कि कोलैब पे की थी। उसकी वजह क्या थी कि कोलैब में जीपीयू अवेलेबल होते हैं, और फाइन ट्यूनिंग में जीपीयू का एक बहुत बड़ा किरदार है। आप सीपीयू पे कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 2-3 घंटे जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। जीपीयू पे यही काम बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर आप फर्स्ट क्लास है। ये जो आप वहाँ से आए होगे ना, जो कि कहते हैं स्लैक से। स्लैक पे आप देखना कि वहाँ पे एक यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। फेसबुक पे इशू क्या होता है कि फेसबुक पे लेक्चर्स आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कल भी कोई लेक्चर, अभी ये वीकेंड क्लास है तो बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो स्टूडेंट्स देख नहीं पाते, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ।
आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे मैंने इस स्लैक पे ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये प्लेलिस्ट का नाम है अप्लाइड एनएलपी विद हगिंग फेस। तो यहाँ पे आ रहा है वीक 1 डे 1, वीक 1 डे 2, और वीक 2 डे 1, वीक 2 डे 2। तो वीक 3 तक ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं विद टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, और वीक 4 का भी, ये आज एक लेक्चर कल का हो गया, आज का लेक्चर हो गया, तो ये मैं शाम तक या रात तक अपलोड कर दूँ। सर मैं उसका लिंक बेसिकली नीचे। आप इसका थोड़ा इंट्रो बता सकते हैं कि मैं अभी बिगिनर हूँ फिलहाल एमएल में और एआई में। तो मुझे ये कोर्स शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके बेनिफिट्स क्या करने के। ओके, मैं आपको बता, मैंने वैसे प्लेलिस्ट लिंक शेयर कर दी। अगर आप तो बिल्कुल बिगिनर है एमएल में, एआई में, तो आपको फिर चाहिए कि आप एमएल से स्टार्ट करें, मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग बेसिक से स्टार्ट करें। उसके लिए सबसे बेहतरीन चैनल है, अगर आप उर्दू में हिंदी में सीखना चाहते हैं, उसका नाम है कैंपस एक्स। आप कैंपस एक्स पे ये जाके देखेंगे। अब मैं आपको अगर दिखाऊं, तो मैंने वहीं से एमएल सीखी है। कैंपस एक्स डेटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये उनका एक प्रोग्राम है। इसमें कुछ अच्छी खासी वीडियोज़ हैं, 244 वीडियोज़ हैं। कुछ वीडियोज़ इनकी पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट हैं, जैसे मेंबर्स ओनली। तो और आप उसी तरह से इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकें, तो वो आप फिर कर सकते हैं। तो मैंने डाटा साइंस यहीं से सीखी है, डीप लर्निंग भी यहाँ से सीखी है। तो आप यहाँ से भी शुरू करना चाहिए, पाइथन से और बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। हगिंग फेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? हगिंग फेस में हम ओपन सोर्स मॉडल्स को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम किसी हैकाथॉन पे जाते हैं, हैकाथॉन में बहुत दफ़ा ओपन सोर्स मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें उनको इस्तेमाल करना फिर आना चाहिए कि अपने सिस्टम में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते सर मुझे ना ये ह्यूज फेसिंग के बारे में रात पता चला है, जब मैंने लैब लैब डॉट एआई के एक हैकाथॉन के लिए अप्लाई किया, तो तब मुझे इतना नहीं था। रात में ऐसे प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन अभी मैं जब स्लैब ओपन किया तो लिंक आया, तो मैंने ज्वाइन किया इसके रिलेटेड, मतलब इन्फो वगैरह मिल सके। हैं। देखो ठीक है, आप हैकाथॉन्स में जाएं, जितना भी काम हो सकता है आप उतना करें। जरूरी नहीं है कि आपने सारा कुछ सीख के आना है। जितना काम हो सकता है वो उतना करें। अ, और बेसिक्स आप सीखना शुरू कर दें, पाइथन को सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, डीप लर्निंग को। ये तो क्योंकि ये पाइथन चीज़ें अगर, क्या पाइथन का चीज़, जो कोर है ना, पाइथन मतलब बेसिक से एडवांस, वो मतलब कर चुका हूँ मैं, और मैं एक दो एमएल और डीप लर्निंग के मॉडल्स पे काम भी कर चुका हूँ। असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, मैंने यहाँ पे भी कई दफा देखा है, जो आपको पाइथन पाइथन कह रहा हूँ, मशीन लर्निंग जो पढ़ाई जाती है वो मैथ इंटेंसिव नहीं होती। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, वो तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के ऊपर आपने अगर एक रेपरेचर आ दी है कोडिंग के नाम का, तो उसको आप मशीन लर्निंग कहते हो। बेसिकली वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मतलब आपको मशीन लर्निंग नहीं आती, आपको सिर्फ कोड जो है वो कॉपी करके पेश करना आता है। तो उसको ये हम ऐसे मैंने मशीन ना लर्निंग कहते मैंने इसके मैथ के भी मतलब कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा वगैरह कर चुका हूँ, और स्टैटिस्टिकल में स्टैट्स में भी मीन मीडियन वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वो चीजें भी देख ली हैं, मतलब रिलेटेड ना। हैं। उसके जो फंक्शंस हैं आगे कुछ। ठीक। लेकिन अगर आप इस पे जाएंगे ना, यहाँ पे काफ़ी इंटेंसिव चीज़ें हैं। एक ये, इसी कैंपस एक्स के ना, मैं, आप ये नाम ही देख लें इस चैनल का। मैं इसकी प्ले लिस्ट के बारे में बता देता हूँ, कौन से काम की प्ले लिस्ट है। एक है 100, मतलब कि बिगिनर लेवल पे। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी कंटेंट है वो बहुत काम का है, लेकिन मैं बिगिनर लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक तो ये है जो कि हमने देखी है, कैंपस एक्स डाटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग, ये काफ़ी काम की प्ले लिस्ट है।
इसके अलावा इनकी प्लेलिस्ट 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग ये है। और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होनी चाहिए 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के नाम से। अगर आप NLP सीखना चाहते हैं उसके लिए ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पे इतनी सारी प्लेलिस्ट है, मैं एक जो स्पेशल ये आ गई 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, उसमें 134 वीडियोज है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मशवरा यही है कि यहाँ से स्टार्ट करें, कैंपस एक्स डेटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम। जब आपका ये पूरा हो जाएगा, इसके अंदर जो कंटेंट है वो पाइथन को भी कवर करता है और 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग को भी कवर करता है। जिस दिन आपका ये पूरा हो जाए ना, आप इधर आ जाए 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग। यस। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो थैंक यू सर। आगे था कि ओके, थैंक यू। आगे है गिट बेस्ड अप्रोच, गिट LFS। अच्छा, गिट LFS क्या होता है? गिट लार्ज फाइल स्टोरेज को हम कहते हैं। इसको मैं भी आपके सामने करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे मेरे पास कोई लार्ज फाइल भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें गिट पे कुछ लार्ज फाइल्स स्टोर करनी होती हैं। अगर आप गिट हब पे भी देखें तो गिट हब आपको सिर्फ मेरे ख्याल में 25 MB की फाइल स्टोर करने की परमिशन देता है। अगर वो 25 MB से ज़्यादा है तो आपको गिट LFS इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई थिंक सो कि 25 MB है या पता नहीं 100 MB है। तो अगर आप लिखें गिट LFS, पहले आपको गिट LFS को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो यहाँ पहले डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और फिर जो है यहाँ पे इन्होंने सारा बताया हुआ है कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं। तो जो बड़ी फाइल्स होती हैं जो GBs में चली जाती हैं, उसके लिए आप गिट LFS का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि GB की फाइल को अपना अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली, और ना ही आप सिर्फ गिट हब जो गिट पुश करके आप उसे अपलोड कर सकते हो। तो आप गिट LFS का इस्तेमाल करते हो। तो मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास भी कोई लार्ज फाइल मौजूद है नहीं। तो इसको आप देखिए, ये जितना भी यहाँ पे पहले जो चीज़ें हैं मैंने उनको काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आर्किटेक्चर्स होते हैं, कोडिंग होती है, लेकिन ये जो कोर्स है स्पेसिफिकली ये वाला शेयरिंग मॉडल्स एंड टोकनाइजर्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें इन लोगों ने खुद ही बहुत डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप जाकर इसको पढ़ भी लें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं भी आती तो आप स्लैक के अंदर जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूँगा। सेकंड है बिल्डिंग अ मॉडल कार्ड। मॉडल कार्ड क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई है, तो उसका एक मॉडल कार्ड होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये मॉडल कार्ड दिखाऊं, किसी बेहतरीन से मॉडल का मॉडल कार्ड देखते हैं। GPT। तो इस मॉडल का मॉडल कार्ड है, ये जो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इसे मॉडल कार्ड कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉडल कार्ड, मॉडल कार्ड क्या होता है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि ये मॉडल करता है क्या है। अगर ये मॉडल किसी पेपर पे बेस है तो आपने उस पेपर पे का लिख दे दिया, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर रिलीज हुआ था, मॉडल की डिस्क्रिप्शन क्या है आपने वो प्रोवाइड कर दी। आप इसे कैसे किसी बिगिनर यूजर के लिए, जैसे अगर मैं आता हूँ और मुझे जो है कभी हगिंग फेस का मॉडल इस्तेमाल करना नहीं आता, तो यहाँ पे आपने बता दिया कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने बता दिया कि इंपोर्ट कैसे करना है चीज़ों को, मॉडल को कैसे अपने सिस्टम में लाना है, और कोई अगर आपने इंपोर्ट करवानी हो तो कैसे हो सकती है, हेलो आई एम लैंग्वेज मॉडल, तो ऊपर आगे कैसे आउटपुट आएगी। इस तरह से आपने बहुत सारी एग्जांपल्स जितना भी इसका इस्तेमाल हो सकता है आपने वो एग्जांपल यहाँ प्रोवाइड कर। लिमिटेशंस एंड बायस, हर मॉडल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो किसी चीज़ पर अच्छा काम करता है, किसी चीज़ पर अच्छा काम नहीं करता। आपने वो चीज़ भी प्रोवाइड कर दी। आप ट्रेनिंग डाटा क्या था, आपने कौन सा ट्रेनिंग प्रोसीजर फॉलो किया था, इवैल्यूएशन रिजल्ट्स क्या है,
और इसके अलावा किसी ने अगर साइड करना हो उस मॉडल को ऐसे साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जैसे आप मॉडल कार्ड पे जो है वो रखते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया कि मॉडल कार्ड में क्या होता है कि मॉडल की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इंटेंडेड यूज कि आप किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लिमिटेशन क्या है, हाउ टू यूज, आप एग्जांपल देते हो, जिस तरह की एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लिमिटेशंस एंड बायस, किस डाटा पे ट्रेन हुआ है, ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या था, और इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आपने मॉडल कार्ड में प्रोवाइड करनी होती है। जरूरी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करो, अपना प्रोवाइड करो तो कुछ इसने आपका कहीं उखाड़ लेना। लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आपके अननोन आदमी आते हैं आपके मॉडल पे और वो आपके मॉडल को अंडरस्टैंड करना चाहता है और आपका मॉडल कार्ड खाली है, तो उसे क्या समझ आएगा कि ये क्या करता है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल में ला सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो यकीनन वो पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा। ये आपने लिख दे रखे हैं तो वो यहाँ पे जाके देखें, हमसे उसको देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। ओके, ये चीज़ काम भी नहीं कर रही। तो ये वो कुछ किसी पेपर पे बेस है तो वो पेपर का लिंक उन्होंने यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो ये होता है कि आप मॉडल कार्ड क्या, आप इन्फ्लुएंस पे रख सकते हो, इन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं रखी हुई, बट इन्फ्लुएंस के भी पैसे होते हैं, ये फ्री में अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है कि कौन कौन सी स्पेसिस या कौन कौन सी एप्लीकेशन इस मॉडल को इस्तेमाल कर रही है। तो 88 स्पेसिस जो है इस मॉडल को इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा इसका यहाँ पे मॉडल ट्री है। आई डोंट नो कि क्या होता है, अभी तक मैंने खुद इसको एक्सप्लोर नहीं किया सही तरह से। यहाँ पे आपको मॉडल का साइज आ रहा है कि 137 मिलियन पैरामीटर्स है। टेंसर टाइप्स कौन सी है, फ्लोट 32 है। इसके लास्ट मंथ में कितने डाउनलोड्स हुए हैं, और सेफ टेंशन मतलब इसके वेट्स। यहाँ पे आपके पास मॉडल के फाइल्स आ जाएंगे। तो जब भी आप किसी मॉडल को पाइपलाइन के जरिए सिस्टम में लाते हो तो सारी फाइलें जो है वो आपके सिस्टम में भी आ जाती है। और कम्युनिटी है, कम्युनिटी में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपने कोई मॉडल बनाया है, किसी मॉडल में कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ कम्युनिटी में आके कोई भी बंदा उसे पोस्ट कर सकता है कि भाई आपके सिस्टम में एरर है, या जो आपने मॉडल पे तब बनाया है उसको रन करने में ये एरर आ रहा है, तो उसे देख। तो कम्युनिटी का ये फायदा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पार्ट वन कंप्लीट होता है इसका कोर्स का। इसके आगे हमने सिर्फ डेटा सेट लाइब्रेरी को देखना है, इसको हम एंड पे देखेंगे, कोर्स के एंड पे देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम टोकनाइजर को देख रहे होंगे, टोकनाइजर पे कैसे काम कर सकते हैं। और हम कुछ एक दो टास्क के लिए चीज़ों को फाइन ट्यून करेंगे और उसके बाद हम इस कोर्स को एंड कर देंगे। तो अभी तक हमने जो है वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को देखा, बेसिक एनएलपी को देखा, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को देखा, इनकोडर डिकोडर मॉडल्स, अटेंशन मैकेनिज्म देखा। फिर हमने देखा कि हम ट्रांसफॉर्मर्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के दौरान पैडिंग क्या होती है, इनपुट टोकनाइज क्या, इनपुट आईडीज क्या होती हैं, और अटेंशन मैकेनिज्म या अटेंशन मास्क क्या होता है, और आप किस तरह से ऑटो टोकनाइजर को ऑटो टोकनाइजर क्या होता है, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर आपने किसी मॉडल को फाइन ट्यून करना है तो आप उसे फाइन ट्यून कैसे कर सकते हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है अभी तक अपने जो 4 वीक अभी महीना हो गया ये कोर्स चल रहा है, अभी तक हमने इन चीज़ों को देखा। तो आपका कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं, अभी पूछ लें। स्लैक में पूछना चाहें, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, सवाल आज आप स्लैब में पूछ लें। हमने बस आज इतना ही देखना था, इससे ज़्यादा नहीं। अभी ये अगर आपका कुछ सवाल ना हुआ तो हम उसको फिर एंड कर देंगे। तो ये कोर्स का लिंक मैंने वैसे भी दिया हुआ है, ये जो एक्चुअल कोर्स है इसका लिंक मैंने दिया हुआ है स्लैक में। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप यहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। और बाकायदा इनकी एक अपनी एक प्ले लिस्ट भी है इस कोर्स। ये एक प्ले लिस्ट है, मैं आपको प्ले लिस्ट दिखा देता हूँ।
ये है वो प्लेलिस्ट हगिंग फेस कोर्स के नाम से। इसमें अराउंड 80 वीडियोस है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप इस प्लेलिस्ट से भी चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्या होगा कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन टेंसर फ्लो के अंदर है, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा है, और कुछ पार्टॉर्च में। हम पार्टॉर्च में कर रहे हैं, हम टेंसर फ्लो में नहीं कर रहे। तो जो टेंसर फ्लो वाली वीडियोस है आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना मैं जो है 1-2 मिनट में उसको फिर ख़त्म कर देते सर हमने मॉडल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है वो उसी तरह से ही फिर लेनी है कि हम ना मतलब वो तो मतलब कि ना हम एक न्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है। जब आप न्यू मॉडल तो खुद से तो आप प्री ट्रेन नहीं करते ना, खुद आप प्री ट्रेन नहीं करना कि आपने बिल्कुल बेस मॉडल उठाया और उसकी, हम तो फाइन ट्यूनिंग करते हैं। जब आप फाइन ट्यून करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाटा के हवाले से कोई चीज़ नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बस ये होता है कि मॉडल का आर्किटेक्चर क्या होगा। तो जब आप इवन क्या प्री ट्रेन भी करते हो तो आप मॉडल का आर्किटेक्चर किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, कोड मिल जाता है आपको। आप सिंपली लिखोगे मॉडल आर्किटेक्चर है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे स्टोर करना है अपने फोल्डर में विद द नेम ऑफ config डॉट जेसन, तो वो स्टोर हो जाता है। हाँ, लेकिन हमने चूंकि फाइन ट्यून नहीं करना है चीज़ों को, प्री ट्रेन नहीं करना है इस कोर्स में, तो फाइन ट्यून करते हो जब आप फाइन ट्यून आप किसी पहले से किसी प्री ट्रेन मॉडल को करते हो, तो प्री ट्रेन मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता उसमें। जी सर ठीक है ठीक है। कोर्स मटेरियल्स मैं शाम तक जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। आज के लेक्चर का तो कोई खास मटेरियल नहीं है कि हमने सब कुछ उनका जो एक्चुअल कोर्स है वहीं से देखा है। इसका सिर्फ वो कोड होगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं, आगे हम कुछ देखना तो नहीं है अभी। तो सर मैं सेशन को एंड करूँगा। ठीक है, आप स्टूडेंट कर